नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पहले वीडियो में ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और हमने आपको ये बताया था कि हम लोग सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे आगामी यूपी पीसीएस और सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो उसी क्रम में आज का पहला चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारत की अवस्थिति और विस्तार अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो इग्नोर मत करिएगा और याद रखिएगा मैं पूरा आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस होंगी, डेली वीडियोस आपको मिलेंगे और ए से जेड यानी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कंप्लीट इंडियन, वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी तीनों में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो भारत का भूगोल है इसको पढ़ने से पहले कुछ आधारभूत बातों पर हम चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा पहले हम भारत का इंट्रोडक्शन दे दें। देखिए, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला चाइना है और दूसरा विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। जबकि क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है और संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। जबकि भारत से क्षेत्रफल में बड़े 6 देश कौन कौन से हैं? रूस है नंबर 1 पर, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, इसके बाद ब्राज़ील है और फिर ऑस्ट्रेलिया है और इसके बाद इंडिया का नंबर आता है, भारत का नंबर आता है। तो ये भारत से बड़े कुल 6 देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से और भारत का स्थान 7वां है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और भारत में विश्व की जनसंख्या का कुल 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ओके, देखिए भारत को अगर आप लोग, सबसे पहली बात तो अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड का एटलस मैंने बताया था कि ये मस्ट है। और भूगोल बिना मैप के पढ़ाना और पढ़ना दोनों एक प्रकार से अपराध ही हैं। अगर आप लोग बिना मैप के पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और मैं अगर आपको बिना मैप के पढ़ाऊँ तो ये मैं आप लोगों के साथ खिलवाड़ करूँगा। ओके, तो आप लोग मैप अगर रखे हों तो मैप को सामने खोल दीजिए, ऑक्सफोर्ड का इंडिया वाला जो है वो खोल लीजिए और मैं जैसे जैसे बताता जाऊंगा आप लोग उसमें लोकेट करते चलेंगे। इससे आपको मैप देखने का भी आइडिया मिल जाएगा और आसानी से चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। ओके, तो हम अगर बात करें तो अगर आप लोग देखेंगे भारत के मानचित्र को ध्यान से तो भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। जबकि भारत का ऊपरी भाग क्या है? वो स्थल है। ओके, इसके अलावा भारत का क्षेत्रफल भी काफ़ी विशाल है और भारत की जनसंख्या भी काफ़ी विशाल है। इसके अलावा अगर आप लोग एक बात पर और गौर करें कि भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक काफ़ी विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे जातियों की विविधता, संस्कृतियों की उनकी विविधता, रंग की विविधता, रूप की विविधता, यानी विभिन्न प्रकार की विविधताएं भारत में देखने को मिलती हैं। इन्हीं सब कारणों से भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, महाद्वीप की जो सिंपल परिभाषा होती है, अगर आप लोग सिंपली देखें महाद्वीप किसे कहते हैं, जैसे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका। तो इन महाद्वीपों को महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाद्वीप होने के लिए 2 कंडीशन आवश्यक है जो हम लोगों ने अब तक जाना है, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन महाद्वीप होने के लिए कि चारों तरफ से समुद्र से या जल से घिरा होना चाहिए, उसको महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। और दूसरी ये है कि उसको विशाल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से जो जल से घिरा रहता है उसको द्वीप भी कह लेते हैं हम लोग, उसको द्वीप भी कह सकते हैं। लेकिन महाद्वीप का मतलब है विशाल भूखंड होना चाहिए। तो भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत चारों तरफ से तो नहीं लेकिन 3 तरफ से जल से घिरा है, विशाल भी है, विभिन्न प्रकार की विविधताएं भी पाई जाती हैं, इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप
कहा जाता है। ओके, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भारत के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब भारत के भूगोल को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ग्लोब के बारे में बताता हूँ, अक्षांश के बारे में बताता हूँ, देशांतर के बारे में बताता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ों को बताता हूँ जो भारत के भूगोल में अक्सर आप लोगों को सुनने को मिलेंगी, और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, जिससे बार बार आप लोगों को ये ना कहना पड़े कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ओके, चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की। अक्षांश और देशांतर, देखिए नाम आप लोगों ने सुना होगा। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? अगर हम बात करें अक्षांश और देशांतर की, तो उससे पहले देखिए, मान लीजिए जो हम पृथ्वी है, पृथ्वी को हम लोग ग्लोब के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, पृथ्वी को ग्लोब के माध्यम से दर्शाया जाता है, और इन ग्लोब में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसी लाइनें होती हैं, कुछ ऐसी लाइनें होती हैं, ऐसी का मतलब क्षैतिज लाइनें, वर्टिकल, इनको हम लोग अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इनको अक्षांश कहा जाता है। और कुछ आप लोगों ने देखा होगा ऐसे होती हैं, ऊर्ध्वाधर होती हैं, ऊर्ध्वाधर होती हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ठीक है, ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड है, और ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो ये अक्षांश है, ये देशांतर है। अब अक्षांश और देशांतर का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, भूगोल में अगर किसी भी स्थान की स्थिति आपको दर्शानी हो, तो उसके लिए ही अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे सटीक बताने का तरीका होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका में या विश्व में न्यूयॉर्क कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क आप ऐसे तो बता नहीं पाएंगे। आप बहुत बताएंगे तो कहेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है न्यूयॉर्क, या अमेरिका में स्थित है न्यूयॉर्क। लेकिन अगर आपको उसका अक्षांश और देशांतर पता होगा, तब आप उसकी सटीक लोकेशन बता पाएंगे कि 37 डिग्री इतने मिनट और इतने इतने देशांतर के बीच न्यूयॉर्क स्थित है, सपोज। ओके, तो इसीलिए अक्षांश और देशांतर जो होते हैं वो भूगोल में किसी भी स्थान की स्थिति को सटीक रूप से दर्शाने के लिए सबसे मस्ट होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले अक्षांशों की। अक्षांशों की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, दिख रहा होगा यहां पर मैंने आपको बताया कि ये ग्लोब है। ग्लोब में इस ग्लोब को बीचों बीच, यानी पृथ्वी के मध्य में जो रेखा इसको दो भागों में बांटती है, इसको 0 डिग्री कहा जाता है। 0 डिग्री, या इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर, या इसको हिंदी में भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए। 0 डिग्री या इक्वेटर, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। भूमध्य यानी भूमि के मध्य से जाने वाली रेखा, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। ओके, और ये जो 0 डिग्री अक्षांश होती है, ये पृथ्वी को या ग्लोब को 2 भागों में विभक्त करती है। ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार से अक्षांश के रूप में हम लोगों ने उत्तरी गोलार्ध पढ़ा और दक्षिणी गोलार्ध पढ़ा। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो यहाँ 0 से लेकर उत्तर में भी 90 होती हैं, और इधर 0 से लेकर दक्षिण में भी 90 होती हैं। जैसे ये मान के चलिए, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे ऐसे करके ये यहाँ 90 तक होती है। 90 डिग्री यहाँ, और ऐसे यहाँ भी चलती हैं, ऐसे यहाँ भी चलती हैं, ये भी 90 डिग्री तक होती हैं। जैसे ये 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 90 डिग्री तक उत्तरी, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 90 डिग्री दक्षिणी। तो यहाँ पर आप लोग ये भी समझ लीजिए
कि जीरो के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में हम सबको नॉर्थ कहेंगे, यानी उत्तर में है तो नॉर्थ और दक्षिण में है तो इसको हम साउथ कहेंगे। ओके, तो इस प्रकार कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 90 इधर 90 इधर और एक ये 181 अक्षांश रेखाएं कुल होती हैं। और ये आप नोट करते चलिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप नोट करते चलिएगा। कुल ग्लोब में 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अक्षांश रेखाओं में कुछ बहुत महत्वपूर्ण रेखा होती हैं जिनके बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं और जिनके बारे में हमको पढ़ना जरूरी है। कुछ स्पेशल नाम दी गई है उन रेखाओं को। जैसे 0 डिग्री से अगर हम उत्तर में चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए यहाँ पर एक रेखा आती है 23 डिग्री, और उसके ऊपर आधा डिग्री और चलें तो लगभग 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री इसको उत्तर की तरफ, इसको 0 से नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये कर्क रेखा है। और कर्क रेखा जो महाद्वीप हैं उनके बीच से होकर गुजरती है, भारत से भी होकर गुजरती है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है बताना। 23.5 डिग्री को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है कर्क रेखा। अब उत्तर में ही हम और आगे बढ़ते हैं, 23.5 डिग्री से आगे 24 25 26 27 ऐसे करते करते यहाँ पर 66.5 डिग्री है। 66.5 डिग्री को भी एक स्पेशल नाम दिया गया है। 66.5 डिग्री को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 66.5 डिग्री को आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है। तो आपको उत्तर में कौन कौन सी याद करनी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जबकि 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्किल कहा जाता है। इसी प्रकार हम लोग साउथ में आते हैं तो 0 डिग्री से साउथ में भी हम ऐसे चलते हुए 1 2 3 4 क्रमशः 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ में आते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको भी एक स्पेशल नाम दिया गया है मकर रेखा। मकर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, तो ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में। इसके बाद हम लोग फिर साउथ में ही आते हैं और नीचे यहाँ भी 66.5 डिग्री साउथ, 66 सही 1/2 डिग्री साउथ, इसको भी एक स्पेशल नाम से जाना जाता है और इसको कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल। ओके, तो ये अक्षांश में कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हुई। अगर हम इसको इस प्रकार से देखें कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या अक्षांश रेखाओं में तैयार करना है और अक्षांश रेखाओं में क्या क्या पढ़ना है। अगर हम इसको ठीक से देखें, क्रम से देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि अक्षांश जो होते हैं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश में हमको क्या क्या याद करना है? अक्षांश यानी लैटिट्यूड में हमको 0 डिग्री, इसको इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर, या इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर, इसको कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा, या इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ओके, CANCER। इसके बाद 23 सही 1/2 यानी 23.5 डिग्री साउथ, इसको मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहा जाता है। जो ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत पूछ लीजिएगा। ओके, इसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ,
इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और जबकि 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ये कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हो गई जो आपको याद रखनी है, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अक्षांश के बाद हम लोग तुरंत आते हैं देशांतर पे। देशांतर को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ग्लोब है, ग्लोब में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये सब क्या है, ये देशांतर को डिनोट करती है, देशांतर को प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा ये 0 डिग्री देशांतर को प्रदर्शित करती है, 0 डिग्री देशांतर। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये विश्व का ग्रीनविच मीन टाइम है, मानी माध्य समय रेखा है। ये मध्याह्न समय रेखा इसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को। और ये कहाँ से होकर जाती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जाती है। पृथ्वी के एकदम बीचों बीच की रेखा है, इसीलिए इसको मध्याह्न समय मान लिया गया है, एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। ग्रीनविच मीन टाइम के रूप में इसको डिनोट किया जाता है 0 डिग्री देशांतर को। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये फिर से ग्लोब को 2 भागों में विभक्त करती है। इधर इसको पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और इसको पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। ओके, इसको पूर्वी, इसको पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए देशांतर कितने होते हैं, अक्षांश तो 181 होते हैं, लेकिन देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ठीक है, 180 इधर, 180 इधर, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ओके, और अब इसके बाद आप लोगों को पता है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। और पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब अगर इसको आप मिनट में निकालोगे तो लगभग 1440 मिनट, यानी पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री देशांतर घूमने में 1440 मिनट का समय लगता है। तो 1 मिनट में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है, सॉरी 1 डिग्री पृथ्वी कितने मिनट में घूमती है। तो अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1440 बटे 360, ये लगभग आएगा 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि अभी इसको मैं आगे यूज करने वाला हूं। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से ये देशांतर और अक्षांश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और जहां ना समझ में आए वहां आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए और तुरंत पूछिए बिना किसी संकोच के, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरी ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ और आपको समझ में आ जाए, यही हमारा उद्देश्य है। इसके बाद हम लोग अब आते हैं अपने भारत के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देखिए अगर आप लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, कहाँ, नॉर्थ, क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो भारत यहाँ पर स्थित देश है। ठीक है, आप लोग मैप में, विश्व के मैप में जाकर देख लीजिएगा तो आपको यही दिखाई पड़ेगा कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। ठीक है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है तो इसका अक्षांश भी नॉर्थ ही होगा। ओके, तो इसका अक्षांश नॉर्थ होगा, तो इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अगर हम देखें अक्षांश भारत का कितना है, 8 डिग्री
4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतर विस्तार भारत का कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। यानी भारत 8/4 से 37/6 के बीच और 68/7 से 97/25 के बीच स्थित देश है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ओके, अगर आप लोग इनको देखें अक्षांश और देशांतर को, अगर आप लोग अक्षांश और देशांतर को देखें तो आप लोग एक बात यहाँ पर देख रहे होंगे कि अक्षांश और देशांतर दोनों का जो अंतर है वो 30-30 का है। यानी अगर आप 8 से लगभग 37-38 करें तो 8-30-38 और 68 से लगभग 97 भी 30 आ रहा है। तो यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री 1440 मिनट में घूमती है, यानी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? 30 डिग्री 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में, तो 30 डिग्री घूमेगी बराबर 30 गुणे 4 यानी 120 मिनट, यानी लगभग 2 घंटा। यानी जो भारत का पूरब और पश्चिम, भारत का जो पूर्वी छोर है और जो पश्चिमी छोर है, इन दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर होगा, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, और उसका क्या कारण है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। चूंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है, इसीलिए अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 7 बजे हो रहा है तो यहाँ पर सूर्योदय 9 बजे होगा, क्योंकि पश्चिम पूरब की तुलना में 2 घंटा पीछे है। वो क्यों? अक्षांशीय विस्तार के कारण है। 30 डिग्री का अंतर है, यानी 2 घंटा भारत का समय पूरब की तुलना में पश्चिम में पीछे रहेगा। ओके, ये आपको जानना था, इसीलिए मैंने इसको आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भारत के अक्षांश और देशांतर के बाद भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, वो कितनी है वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, 82.5 डिग्री उत्तर, इसको भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। ये क्या है? भारतीय मानक समय रेखा है। भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से, यहाँ लगभग यूपी होगा, और यहीं से होकर गुजरती है। और आप लोग एक काम करिए, मैप में देखिए तुरंत, इलाहाबाद के नैनी से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री नॉर्थ। और अगर हम बात करें जीएमटी की, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? मैप में लोकेट करिए। पहला राज्य है यूपी, पहला राज्य है यूपी, यूपी से होकर गुजरती है। दूसरा राज्य है एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा से होकर गुजरती है, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो भारत की जो जीएमटी है वो इन 5 स्टेट से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आप लोग सोच भी रहे होंगे कि 82.5 डिग्री ही क्यों? क्यों 80 डिग्री को नहीं माना गया? क्यों 70 डिग्री को नहीं माना गया? क्यों 90 डिग्री को नहीं माना गया भारतीय मानक समय? क्यों 82.5 डिग्री? इसका भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। क्योंकि जो 82.5 डिग्री है, अगर आप लोग ध्यान दें तो 68 और 97 के बीच में पड़ता है। 68 और 97 के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर हुआ, और 30 का आधा 15 होगा, यानी 68 में 15 आप जोड़िए तो 68 10 78 5 83 यानी 82.5। इसीलिए ये बीचों बीच का समय है, इसीलिए इसको भारतीय मानक समय माना गया है, क्योंकि ये दोनों के बीच में पड़ता है। ओके,
इसका यही रीज़न है। तो ये 82.5 डिग्री क्या है, दोनों के बीच में पड़ता है, इसीलिए इसको मानक समय माना गया है। अब जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो GMT है यानी 0 डिग्री, जिसको जो लंदन के ग्रीनविच से जाती है, वो GMT से 5.5 घंटे आगे है भारत का समय। अगर लंदन में रात के 12 बजेंगे तो भारत में सुबह के 5:30 बजेंगे, यानी 5.5 घंटे भारत का समय लंदन की तुलना में आगे है। कैसे आगे है वो भी आप लोग देखिए। चूँकि जो 0 डिग्री है और 82.5 डिग्री है, 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच में कितना अंतर होगा, 82.5 डिग्री। और मैंने बताया 1 डिग्री चलने में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री अगर आप लोग देखेंगे तो ये लगभग 330 मिनट आएगा। 82.5 डिग्री चलने में 330 मिनट, इसको अगर घंटे में बदलेंगे तो 5 छक 300, लगभग 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे वही हुआ। ठीक है, इसीलिए भारत का समय GMT से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो कि आपको जाननी जरूरी थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत में कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, भारत से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है। ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री जिसको कहते हैं, 23 सही हाफ नॉर्थ, 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लोग नोट करते चलिए, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो भारत की जो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी जो कर्क रेखा है वो सबसे पहले गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, इसके बाद मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में ही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद आगे हम बढ़ें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और इन 8 राज्यों में सबसे ज़्यादा कर्क रेखा की लंबाई कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, MP में है। ओके, अगर हम बात करें कर्क रेखा पर स्थित राजधानी शहर की, तो झारखंड की राजधानी रांची, आप लोग मैप में देखिए, झारखंड की राजधानी रांची जो है वो ठीक कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा भारत का एकमात्र राजधानी शहर है यानी राजधानी है जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो झारखंड की राजधानी रांची एकमात्र ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। ओके, तो ये हम लोगों ने कुछ प्रमुख जानकारियां हासिल की भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, भारत में वर्तमान में अगर हम देखें तो कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ लोग अपडेट नहीं हुए होंगे, वो अपने आप को अपडेट कर लें। देखिए, भारत में पहले 29 राज्य थे, ठीक है, 29 राज्य थे, लेकिन पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभक्त कर दिया गया। तो राज्यों की संख्या एक कम हो गई, 29, और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बने थे, तो उस हिसाब से पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन अभी हाल ही में दमन दीव और दादरा नागर हवेली, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को एक कर दिया गया, संयुक्त कर दिया गया। तो फिर से एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो गया 9 से, और अब वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश ही बचे हैं। ओके, तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि आप लोग मैप में देख रहे होंगे।
और आप लोगों का एक काम है, इनकी बाउंड्री भी आप लोग जरूर देखिएगा। ये जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी बाउंड्री भी आपको देखनी है। अब इन 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ओके। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम ये है, ठीक है, सिक्किम की लोकेशन ये है, आप लोग देखिए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। ये जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ प्रमुख राज्य हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत की सीमा की। देखिए भारत की जो बाउंड्री है आप लोग देख रहे होंगे, ये सब क्या है, ये सब बाउंड्री ही है भारत की। भारत, इसके बाहर जो है ये भारत की बाउंड्री यानी सीमा है भारत की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो भारत में 2 प्रकार की सीमाएं हैं। पहली सीमा भारत की स्थलीय सीमा है, यानी जो स्थल से लगी है, और दूसरी सीमा जलीय सीमा है, जो जल से लगी है। तो हम इन दोनों को अलग अलग देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है। अगर हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा की, यानी ये गुजरात जो है, गुजरात और पश्चिम बंगाल, गुजरात और पश्चिम बंगाल ये 2 बफर स्टेट माने जाते हैं, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है इसकी सीमा स्थल और जल दोनों से मिलती है, जबकि गुजरात भी स्थल और जल दोनों से इसकी सीमा मिलती है। लेकिन यहाँ से लेकर ये पूरा इधर से होते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है। ये भारत की स्थलीय सीमा है और इसकी लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा भारत की जो है, स्थलीय सीमा भारत की ये लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। ये भारत की यहाँ से लेकर ये पूरी स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई, ठीक है। जबकि जलीय सीमा की अगर हम बात करें तो देखिए जलीय सीमा 2 प्रकार की है। एक है मुख्य भूमि की जलीय सीमा, यानी जो भारत की मुख्य भूमि ये है, ये भारत की मुख्य भूमि है। तो जो मुख्य भूमि की भारत की स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है मुख्य भूमि, एक मिनट, भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा, भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा, इसकी लंबाई अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग ये 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि मतलब ये जो भारत का मुख्य भूमि है यही इतना, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या है, अगर हम द्वीप जो है भारत में, जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप, इनकी भी सीमाओं को इंक्लूड कर दें, यानी द्वीपों समेत जो 2 द्वीप हैं मुख्य रूप से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन दोनों द्वीपों को शामिल करते हुए अगर भारत की हम जलीय सीमा की लंबाई देखें तो ये लगभग होती है 7,516 किलोमीटर, यानी द्वीप समेत, ठीक है। तो इसमें द्वीप भी आ जाएगा और ये मुख्य भूमि भी आ जाएगी। इन सभी की जो जो जलीय सीमा है ये 7,516 किलोमीटर है, ओके। तो अगर अब हम भारत की कुल सीमा की लंबाई देखें, यानी स्थलीय भी देखें और जलीय भी देखें, तो कुल सीमा भारत की कितनी होगी, भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी होगी, भारत की कुल सीमा की लंबाई 15,200, यानी ये स्थलीय सीमा और प्लस जलीय सीमा में पूरी आ जाएगी द्वीपों समेत 7,516, यानी लगभग 22,716 किलोमीटर ये भारत की टोटल सीमा है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जल और स्थल को मिलाकर कुल 22,716 किलोमीटर भारत की लंबी सीमा है, ओके। कुछ इसमें जलीय सीमा है और कुछ इसमें स्थलीय सीमा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम बात करें कि भारत में जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा से सटे भारत के कौन कौन से राज्य हैं, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है।
भारत की जो ये जलीय सीमा है यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ तक, इससे सटे कौन कौन से राज्य हैं? तो भारत की जलीय सीमा से कुल 9 राज्य सटे हैं, कुल 9 राज्य सटे हैं। और अब इन राज्यों को आप लोग देखिए मैप में। पहला राज्य तो हो गया ये गुजरात, ठीक है, गुजरात पहला। गुजरात के ठीक नीचे यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी स्थलीय सीमा से, सॉरी, जलीय सीमा से लगा है, दूसरा। इसके बाद और आगे बढ़िए, तीसरा एक छोटा सा राज्य है जिसको गोवा के नाम से जाना जाता है, ये भी जलीय सीमा से लगा है। चौथा आप उसके नीचे बढ़िए, कर्नाटक। कर्नाटक ये चौथा है भारत का जलीय सीमा से लगने वाला राज्य। फिर नीचे एक लंबा केरल फैला है, केरल भारत का 5वां राज्य है जलीय सीमा वाला। केरल के बाद उसी के समकक्ष यहाँ पर तमिलनाडु, TN, ये 6ठा राज्य है जलीय सीमा को संपर्क करने वाला। तमिलनाडु के ठीक ऊपर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है, लंबा सा आंध्र प्रदेश, ये 7वां राज्य है भारत का। आंध्र प्रदेश के बाद इसके ठीक ऊपर आप लोग देखेंगे तो उड़ीसा है, ओडिशा, ये 8वां राज्य है जलीय सीमा को संपर्क करने वाला। और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल 9वां राज्य है जलीय सीमा को टच करने वाला। तो ये कुल 9 राज्य हैं जो भारत की जलीय सीमा को संपर्क करते हैं, जलीय सीमा को टच करते हैं। ओके, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। ओके, ये इतना हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम, पूर्वोत्तर और पश्चिमी बिंदु। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तरतम माने सबसे उत्तर में स्थित, यानी उसके बाद भारत में कोई, उसके बाद भारत की बाउंड्री समाप्त है। तो अगर हम बात करें भारत का उत्तरतम स्थित बिंदु तो इंदिरा काल है, इंदिरा कॉल, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में था, जिसको हम लोग जम्मू कश्मीर के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसका विभाजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया है, तो इसीलिए अब ये लद्दाख में आ गया है। इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है, ये भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। ओके, बात करें भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, क्योंकि देखिए भारत का जो विस्तार है वो तो मुख्य भूमि तो भारत की यहीं तक है, लेकिन इसके नीचे भी भारत का विस्तार है। चूंकि भारत में 2 द्वीप पाए जाते हैं, एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप। तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, अगर प्रश्न देखिए कैसे आता है, प्रश्न अगर पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ओके, जबकि अगर प्रश्न ऐसा है कि भारत की मुख्य भूमि, जो ये मुख्य भूमि है, इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिसको केप कोमरिन के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में स्थित है, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। भारत की लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए, लिखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु का स्थित है। जबकि अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु ही पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट होगा जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके, अगर हम बात करें भारत के पूर्वी या पूर्वोत्तर बिंदु की, तो किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है किबिथु, ये भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है। जबकि पश्चिमोत्तर बिंदु गुजरात राज्य में स्थित गौरमोता है, ये भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु है। ओके, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत के पड़ोसी देशों को देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश, अगर आप लोग मैप में देखें तो भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इधर श्रीलंका और नीचे मालदीव, ये भारत के मुख्य रूप से पड़ोसी देश कहे जाते हैं। अब प्रश्न पूछता है अक्सर, ये जो पड़ोसी देश से भारत के राज्यों की सीमाएं लगती हैं वो अक्सर पूछता है। तो आप लोगों का एक होमवर्क होगा, आप लोग जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य की सीमा सटी है उसको आप लोग देखेंगे
और उसको देखने के बाद नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करके उसको तैयार कर लेंगे। जैसे अगर आप लोग देखें तो पाकिस्तान से गुजरात की भी सीमा लगती है, पाकिस्तान से पंजाब की भी सीमा लगती है, पाकिस्तान से राजस्थान की भी सीमा लगती है और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर की भी सीमा लगती है और अब लद्दाख की सीमा भी लगेगी। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्य हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को मैप में देखिए, बांग्लादेश से इधर पूरा पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। ठीक है, फिर मेघालय की सीमा लगती है, त्रिपुरा की सीमा लगती है, मिजोरम की सीमा लगती है। ओके, और ऊपर असम की सीमा भी बांग्लादेश से मिलती है। और याद रखिएगा कि भारत की सर्वाधिक सीमा जिस पड़ोसी देश से मिलती है वो बांग्लादेश ही है। लगभग 4000 से ज़्यादा 4096 किलोमीटर सीमा भारत की बांग्लादेश से लगती है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ओके, तो ये हालांकि पूछता बहुत कम है, लेकिन आप लोगों को सामान्य जानकारी रखनी होगी और ये आप लोगों को तैयार करना होगा अपने मन से। ये आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आसान सा है। इससे आपको क्या होगा, इससे दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो आपको पता भी चल जाएगा और दूसरी बात आपकी मैप देखने की जो एबिलिटी है अगर वो अभी तक कम है तो आपकी इंक्रीज होगी। इससे आपको मैप देखने में भी मज़ा आएगा, आसानी होगी और चीज़ों को लोकेट भी कर पाएंगे तो जल्दी ही दिमाग से वो स्किप नहीं होगा, यानी बहुत देर तक वो दिमाग में बना रहेगा और जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है और जिसकी सबको ज़रूरत है किसी भी एग्ज़ाम को बीट करने के लिए। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के 3 राज्य ऐसे राज्य हैं जो कि 3 देशों से बाउंड्री बनाते हैं। आप लोग गेस कर सकते हैं वो 3 राज्य कौन कौन से होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला राज्य तो है और वो है सिक्किम। सिक्किम को अगर आप लोग देखें मैप में तो सिक्किम नेपाल इधर है, भूटान इधर है और इधर चाइना है। ठीक है, तो नेपाल से, भूटान से और चाइना से, ये तीनों से सीमा बनाता है कौन, सिक्किम। ओके, इसके बाद अगर आप लोग देखें तो एक और राज्य है, उसको आप लोग बताइए। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये नेपाल से, और हाँ यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पश्चिम बंगाल की सीमा को देखें तो नेपाल से लगती है, नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से। ये भी जो पश्चिम बंगाल है वो 3 देशों से सीमा बना रहा है। तीसरा है जम्मू कश्मीर, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है अब वो जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख को होना चाहिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख को होना चाहिए और लद्दाख जो है वो चाइना से भी, नेपाल से भी और भूटान से भी, जो लद्दाख है वो अफ़गानिस्तान से, चाइना से और पाक से, तीनों से सीमा बनाता है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख बातें हो गई जो आपको जानना जरूरी है भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में। इसके अलावा भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पौंडीचेरी, जिसको पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। पुदुचेरी का विस्तार देखिए, पुदुचेरी में क्या है, 4 जिले हैं। पुदुचेरी में कुल 4 जिले हैं और ये जो 4 जिले हैं 3 राज्यों में फैले हैं। जो 4 जिले हैं वो 3 राज्यों में फैले हैं। जो 3 राज्य कौन कौन से हैं, पहला तो है पुडुचेरी का विस्तार जिसको माहे के नाम से जाना जाता है। माहे ये केरल में स्थित है। ये वहाँ पर आप लोग देखेंगे मैप में, केरल में जाइए, केरल में ठीक पॉइंट पर जाइए तट रेखा पर, वहाँ पर लिखा होगा माहे और नीचे लिखा होगा पुडुचेरी। तो पुडुचेरी का ही जिला है, लेकिन कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। तो पहला जिला हो गया माहे जो कि कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। दूसरा पुडुचेरी हो गया जो कि पुडुचेरी में ही है। और तीसरा जो है वो कराईकल, यहाँ होगा कराईकल। ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में स्थित है कराईकल। और चौथा है यनम भी पुडुचेरी का ही एक जिला है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है,
तो माहे, पुडुचेरी, कराईकल और यनम, ये पुडुचेरी के 4 जिले हैं और ये चारों 3 राज्य में स्थित है, जिसमें माहे ये केरल में स्थित है, पुडुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में स्थित है, जबकि यनम ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, ये पुडुचेरी के कुल कितने 4 जिले हो गए। ठीक है, बात करते हैं, अभी हमने आपको बताया कि भारत के जो तट रेखा से सटे राज्य हैं वो कितने हैं, 9। और इसमें अगर देखा जाए तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य के साथ है, यानी भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। नंबर 1 पर गुजरात है और उसकी तट रेखा सबसे लंबी है, जबकि दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है तट रेखा में और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। सर्वाधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की और फिर तमिलनाडु की। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको अगर लेना हो तो नोट्स हमारी कंप्लीट अवेलेबल है। बहुत से लोगों ने हमारे नोट्स ली है, जिन्होंने नहीं ली है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं नोट्स लिखकर। और सभी नोट्स उपलब्ध है हमारे यहाँ। यूपी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो, यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सबकी एक बेहतरीन नोट्स उपलब्ध है और एक ऐसी नोट्स जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, ऐसी नोट्स उपलब्ध है। तो उसके लिए आप लोग ले सकते हैं। फिलहाल मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ आप उसको भी अपनी कॉपी में नोट करते चले तो भी आपकी एक अच्छी नोट्स ज्योग्राफी की तैयार होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग जो भारत के राज्य हैं 28 उनसे सटी सीमाओं को देख लें। जैसे उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्यों की सीमाएं लगती हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि उत्तर प्रदेश से किन 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं लगती हैं। ऐसे ही आपको जो पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं, पूर्वोत्तर में जो 7 राज्य हैं इनके बारे में, इनकी सीमा को भी आपको ध्यान देना होगा और इनकी सीमा को भी आपको देखना होगा कि किस राज्य की सीमाएं किस किस राज्य से टच करती हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए कुछ आप पढ़ेंगे कुछ मैं पढ़ाऊँगा, तो निश्चित रूप से आपका सबसे बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है जो कि 1947 में भारत विभाजन के समय सर डेनियल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई थी। वो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। इसके अलावा एक और रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, डूरंड रेखा, लेकिन अब मौजूदा समय में वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। सर डूरंड ने उसको निर्धारित किया था। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाती है, जबकि भारत और चीन की सीमा मैकमोहन रेखा बनाती है। भारत और चीन की सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि लगभग सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं और कुछ छूटी नहीं है। तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो? और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, भारत के भौतिक प्रदेश ये काफ़ी बड़ा चैप्टर हो है और इसको हम काफ़ी भागों में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हिमालय से लेकर प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, इसके अलावा द्वीप समूह, भारत का विशाल मैदान, इन सब को विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।